चलो बच्चों, मैं प्रभात दुबे एक बार फिर से आपका इस ज्ञानदायिनी एजुकेशनल ट्रस्ट पर स्वागत करता हूँ यूट्यूब चैनल पर अपने। और बच्चे, कल हम लोगों ने पढ़ लिया था आपका कैबिनेट मिशन तक। क्लियर हो जाएगा। और मैंने कैबिनेट मिशन भी 3 सदस्यीय बता दिया था और तीनों सदस्यों का मैंने कल नाम भी लिख लिया था। ठीक है, तो बच्चों चलो, और आप लोग बच्चे कैसे हैं? सब बच्चों को लिए गुड मॉर्निंग एक साथ। ठीक है, और जल्दी जल्दी आ जाइए बच्चे, सारे लोग आ जाइए। ठीक है, और एक दूसरे को शेयर और लाइक करते रहो बच्चे, है ना। चलो एक बार फिर से मैं कुछ बच्चों का नाम लेना चाहूँगा। ठीक है, जो बच्चे लगातार रहते हैं, बोर्ड पर बने रहते हैं, जल्दी जल्दी हो जाए। ठीक है, इशिता पांडे, अंकित कुमार मिश्रा, अमित पाल, अमित चक्रवर्ती, रेणु दुबे, आकृति सिंह, गौरी श्रीवास्तव, प्रज्ञा सिंह, रंजना सिंह, अजीत जोगी, रामनगरी अयोध्या। ठीक है, बड़ा लंबा नाम है सर जी का। संजीव पांडे, प्रिया यादव, मुकेश तिवारी, कृष्ण मोहन सेलेक्टेड हैं। रवि कनौजिया, अनुज कुमार, नवीन मिश्रा, सूरज तिवारी, अंजलि मौर्य, सरिता वर्मा, वर्षा सिंह, आदर्श यादव, शिल्पी वर्मा, जयवर्धन, पंकज यादव, उत्कर्ष सिंह सेलेक्टेड हैं। रितु पांडे, सौम्या पांडे बोथ सेलेक्टेड हैं। लवलेश तिवारी, शुभी दुबे, अर्पिता सिंह, वंदना सिंह, प्रमोद सिंह, सुनील यादव, अर्जुन चौरसिया, राज यादव, राज सिंह, अमित प्रजापति, अमित चक्रवर्ती, छाया सिंह, ऋषि, अंकित पटेल, ध्रुव पांडे, अभिषेक वर्मा, राम कृपाल गुप्ता। ठीक है, रंजना सिंह, प्रगति यादव, जयवर्धन सिंह, लक्ष्मी चौरसिया, रेणु चौरसिया, शैलेंद्र देश दीपक, छाया श्रीवास्तव, निहालिका सिंह, धनंजय सिंह, श्याम गुप्ता, अनीता कश्यप, अनुराग मिश्रा, प्रीति यादव, मनीषा पटेल, श्रियम पांडे, सैम, दीपशिखा, वंदना सिंह, प्रिया रानी, मनीष कनौजिया, छवि श्रीवास्तव, सत्येंद्र पांडे, गयानंद, जय यादव, पवन यादव, विवेक तिवारी, रितेश यादव, राजेंद्र यादव। क्लियर। चलिए बच्चे, इतने बच्चों का नाम था, फिर दोबारा अभी एक बार और ले लेंगे। ठीक है, चलिए बच्चे, तो हम लोग बच्चे पढ़ चुके थे कि मैंने आपको बता दिया था बच्चे कि आपका अगस्त प्रस्ताव, ये क्लियर हुआ आपका। अगस्त प्रस्ताव के विरोध में मैंने आपको व्यक्तिगत सत्याग्रह के बारे में बता दिया था। और व्यक्तिगत सत्याग्रह के बाद बच्चे हम लोगों ने क्रिप्स मिशन के बारे में बात किया। और क्रिप्स मिशन का एक पॉइंट तो आपको ज़रूर याद होना चाहिए बच्चे, जिसमें मैंने कहा था कि एक निर्वाचित संविधान सभा का गठन किया जाएगा। फिर उसके बाद मैंने क्रिप्स मिशन के बाद आपको भारत छोड़ो आंदोलन यानी क्विक इंडिया मूवमेंट के बारे में बता दिया। उसके बाद बच्चे बैबल प्लान के बारे में भी बता दिया। और बैबल के बाद मैंने आपको बताया था द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति हो गई। और द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हो गई और वहीं पर उसका मैंने मुख्यालय भी बता दिया था। इतना तक क्लियर हो गया था बच्चे। और ये भी बताया कि ब्रिटेन में आम चुनाव हुआ और आम चुनाव के दौरान कंजर्वेटिव पार्टी की पराजय हुई बच्चे और उदारवादी लेबर पार्टी सरकार का क्या हो गया, गठन हो गया। क्लियर हो जाएगा इतना। उसके बाद सर मैंने आपको बताया कि जब उदारवादी सरकार का वहां पर गठन हुआ तो वहां के नए प्रधानमंत्री बने जिनका नाम सर क्लीमेट एटली था। और ये भी मैंने बताया बच्चे कि सर क्लीमेट एटली पहली बार 1928 में साइमन आयोग के साथ एक मेंबर बनकर भारत आया हुआ था। फिर मैंने कहा बच्चे, जब उसने क्या किया, घोषणा किया, तब उसने बच्चे अपने कैबिनेट मिशन को, एक त्रिसदस्यीय कैबिनेट मिशन को उन्होंने कहां भेज दिया, भारत भेज दिया। अब भारत में कैबिनेट मिशन का 2 कार्य था बेटा। पहला कार्य था कि एक निर्वाचित संविधान सभा का गठन किया जाए और दूसरा कार्य था एक अंतरिम सरकार का गठन किया जाए। क्योंकि बच्चे जब निर्वाचित संविधान सभा बनेगी उसके बाद बच्चे जो अंतरिम सरकार होगी तो अंतरिम सरकार की बैठक जब स्टार्ट होगी तो उसी बैठक में संविधान का निर्माण किया जाएगा। क्लियर हो जाएगा। एक चीज और भी करेंगे बच्चे, पहले डिसाइड किया गया था जब कैबिनेट मिशन ने कहा कि एक निर्वाचित संविधान सभा बनाई जाए तो मुस्लिम लीग ने इसका विरोध किया था और उन्होंने सर 2 संविधान सभा की डिमांड की थी। तो अभी बच्चे जब मैं आगे पढ़ाऊंगा तो एक डिक्री बच्चे योजना होगी, डिक्री योजना होगी। क्लियर हो जाएगा। डिक्की बर्ड्स के नाम से जाना जाता है। डिक्की बर्ड प्लान पढ़ेंगे और एक माउंटबेटन प्लान पढ़ेंगे। तो डिक्की बर्ड में हम चलो आगे बात ही करेंगे बच्चे, तो अभी इस पर डिस्कस ना किया जाए। अब मैंने कहा कि कैबिनेट मिशन 1946 मार्च 1946 में भारत पहुंचा। अब इसका बच्चे 2 ही कार्य था, एक बच्चे निर्वाचित संविधान सभा का गठन हो और दूसरा बच्चे एक अंतरिम सरकार का गठन हो। मुस्लिम लीग बच्चे चाह रही थी कि अंतरिम सरकार बनने से पहले पाकिस्तान अलग हो जाए।
क्लियर हो जाएगा। हालांकि इसके लिए बच्चे 16 अगस्त 1946 को मुस्लिम लीग ने 16 अगस्त 1946 को मुस्लिम लीग ने प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस भी मनाया और देश में दंगे फैले, लेकिन कैबिनेट मिशन पर इसका कोई इफेक्ट नहीं हुआ सर जी। और 2 सितंबर यानी 2 सितंबर 1947 को बिना मुस्लिम लीग के बच्चे 1946 को बेटा क्लियर 1946 को बिना मुस्लिम लीग के अंतरिम सरकार का गठन कर दिया गया। ठीक है, तो मेरे ख्याल बच्चे कैबिनेट मिशन तक आपका हो गया होगा। और कैबिनेट मिशन तक अगर कहीं पर भी आप बच्चों को कोई भी चीज में डाउट हो तो आप एक बार मैसेज जरूर कर दो बच्चे, ठीक है, ताकि मैं उस डाउट को बोर्ड पर लाकर आपके डाउट को क्या कर दूं, क्लियर कर दूं बेटा। क्लियर हो जाएगा। तो चलो सर, मैंने आप लोगों से कहा कि कैबिनेट मिशन, मैंने आप लोगों से कहा कि कैबिनेट मिशन जो थी बच्चे, अब ये कैबिनेट मिशन बच्चे जो कैबिनेट मिशन होगी, अब ये कैबिनेट मिशन कहाँ पहुंचेगी, भारत पहुंचेगी। अब इसके सामने 2 लक्ष्य होगा सर, एक तो निर्वाचित संविधान सभा, एक निर्वाचित संविधान सभा। जल्दी से क्वेश्चन का आंसर दीजिए आप लोग, जल्दी से एक क्वेश्चन का आंसर दीजिए। पहली बार संविधान सभा की बात कब की गई या कौन से प्रस्ताव में की गई, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन जल्दी से सुनिएगा, कौन से मिशन के तहत घोषणा किया गया कि निर्वाचित संविधान सभा का प्रावधान किया जाएगा। जल्दी से आंसर दीजिए, फिर आगे करें। ठीक है, और दूसरा बच्चे एक अंतरिम सरकार, एक अंतरिम सरकार के गठन की बात की गई, एक अंतरिम सरकार के गठन की बात की गई। कौन से मिशन के तहत, कैबिनेट मिशन। और कैबिनेट मिशन बच्चे मार्च 1942 में कहां आया, सॉरी 1946 में कहां आया, भारत आया। अच्छा, कैबिनेट मिशन में टोटल कितने मेंबर थे, 3 मेंबर थे। सर पेंथिंग लॉरेंस था और AB अलेक्जेंडर था और स्टेफोर्ड क्रिप्स थे बच्चे। क्लियर हो जाएगा। ये सारे लोग कहां आए थे, भारत आए हुए थे। और इनको बच्चे 2 कार्य करना था, एक निर्वाचित संविधान सभा और एक अंतरिम सरकार का या इंटरिम गवर्नमेंट का बच्चे गठन करना था। यहां तक किसी को डाउट हो तो उम्मीद है बच्चे ये वाला आंसर आ गया होगा कि किस प्रस्ताव में निर्वाचित संविधान सभा की बात की गई बच्चे। ठीक है, कुछ बच्चों का और नाम है बेटा, नीरज गुप्ता सर रीजनिंग पढ़ाते सर, 8 बजे से क्लास चलती है। जयवर्धन सिंह, सूरज दुबे, विराट वर्मा, आच्छांस पटेल, अखिलेश यादव, अर्जुन यादव, पुनीत यादव, मोनिका पटेल, आदर्श यादव, विनोद कुमार, अनुज यादव, अंकित यादव, राज सिंह, आशीष पांडे, मोहित निषाद, रूबी सिंह, सालू सिंह, विनीता यादव, अक्षय सिंह राजपूत। ठीक है, फिर एक रूबी यादव मैम भी हैं, विशाल वर्मा, अंजलि वर्मा सालू, उदित वर्मा, ओनीश मौर्य, साक्षी सिंह, आकांक्षा तिवारी, आकांक्षा मिश्रा, प्रतिभा शर्मा, प्रतिमा शर्मा, आंचल यादव, रानी आनंद, सर्वेश दुबे, रामपाल, संजय मौर्य, समा परवीन, याना सिद्दीकी, ओम हरि ओम पांडे, आकांक्षा मिश्रा, अमरजीत यादव, ज्ञानंजय यादव, उदित वर्मा, वीर दीपू, राजेंद्र यादव, सृष्टि दुबे, प्रभांशु सिंह, प्रभांशु पांडे, अमर पांडे, अग्रवंशी मंडल, अभिषेक वर्मा, स्वाति यादव, सोनी, आकाश तिवारी, पूनम कुमारी, विशाल मिश्रा, सुदीपा, शुभम वर्मा, गौतम सिंह, रोहित यादव, नवीन मिश्रा, सूरज तिवारी, आदर्श यादव, शिल्पी वर्मा। ठीक है, और बहुत सारे बच्चे हैं बेटा। तो जिन जिन बच्चों का नाम कृष्ण मोहन सर का हो चुका है, इन सब का, गौरी श्रीवास्तव, प्रज्ञा सिंह, आकृति सिंह, है ना, ये सारे, सीता पांडे। ठीक है, तो ये सारे कुछ बच्चे थे बच्चे जिनका मैंने नाम ले लिया। ठीक है, आपका दिग्विजय सिंह भी हैं। ठीक है, चलिए आगे, आदित्य कोचिंग सेंटर भी है बच्चे, पढ़ता है बच्चा, अच्छा बच्चा है। तो ये सारी चीज़ें मैंने आप लोगों को बता दिया बेटा। ठीक है, और अब बात करते हैं बच्चे की कैबिनेट मिशन के बाद। ठीक है, अब ध्यान से, और बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा, यहाँ से कॉपी पेन सर आपके पास होनी चाहिए। और यहाँ पर थोड़े छोटे छोटे माइनर से पॉइंट्स हैं बेटा, इन माइनर छोटे छोटे पॉइंट्स को आप पेन से क्या करते रहिए, अपने कॉपी में उतार जरूर लीजिए बच्चे। अब कैबिनेट मिशन के 2 कार्य थे सर। ठीक है, पहला कार्य था बच्चे कि एक बच्चे इन्हें संविधान सभा का गठन करना था, और दूसरा काम था सर कि एक बच्चे क्या कर दिया जाए, क्या कर दिया जाए बच्चे, एक निर्वाचित संविधान सभा का गठन कर दिया जाए, एक अंतरिम सरकार का। अब ध्यान से देखिएगा बच्चे, थोड़ी देर के लिए
अगर मैंने बात किया, क्योंकि बच्चे हमें अब संविधान सभा की बात करनी, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली संविधान सभा की। अब ध्यान से देखना सारे बच्चे, अगर बात किया जाए कि सर संविधान सभा की बात पहली बार मौखिक रूप से किसने किया था, हालांकि बच्चे संविधान सभा की बात थोड़ा सा चलो और भी बता देते हैं, थोड़ा सा ब्रॉड कर देते हैं। अगर बच्चे बात किया जाए तो संविधान सभा की शुरुआत सामंतवादियों से स्टार्ट हुई बच्चे इंग्लैंड में, ठीक है, लेकिन अपनाया नहीं उन्होंने। और मैंने आपको पहले वीडियो में बताया था कि बच्चे दो प्रकार के कॉन्स्टिट्यूशन होते हैं, एक कॉन्स्टिट्यूशन होता है बच्चे जिसको नाम होता है रिटन, और एक कॉन्स्टिट्यूशन होता है बच्चे अनरिटन। मैंने कहा था ब्रिटेन का, न्यूजीलैंड का, ठीक है, सऊदी अरबिया का, इन सब देशों का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो अनरिटन है, लेकिन अमेरिका का और भारत का क्या था बताया था, रिटन था बेटा। सबसे छोटा अमेरिका और सबसे बड़ा भारत, ठीक है। मैंने वहाँ पर आपको याद होगा बताया था कि जिन संविधान निर्माण के लिए संविधान सभा का प्रावधान था, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का प्रावधान था, उन सभी के संविधान लिखित कहलाए, और जिनके लिए कोई भी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बच्चे सदन नहीं थे, उनका बच्चे जो कॉन्स्टिट्यूशन था वो सारा का सारा अलिखित, और जिनके लिए था वो सारे लिखित हो गए। ये मैंने फर्स्ट वीडियो में आपको इसीलिए बता दिया था क्योंकि बार बार ये चीजें आएंगी। अब संविधान सभा को अगर देखा जाए पहली बार, और बच्चे इसको कह सकते हो बच्चे की संपूर्ण तरीके से इसको अपनाया, तो बच्चे दो देशों ने इसको अपनाया था, एक तो अमेरिका ने अपनाया था बच्चे, और एक किसने किया था, फ्रांस ने किया। यानी व्यवहारिक रूप से संविधान सभा का प्रावधान कहाँ हुआ, अमेरिका में हुआ, और कहाँ हुआ बेटा, फ्रांस में हुआ। लेकिन अब अमेरिका फ्रांस की बात ना करके हमें भारत की बात करनी है बच्चे। अब भारत में मैंने कहा था बच्चे एक स्वराज बिल की बात करेंगे बच्चे, हिस्ट्री में बात करेंगे या नहीं करेंगे, ये बच्चे 1895 में बाल गंगाधर तिलक, मैंने आप लोगों को कहा था बच्चे बाल गंगाधर तिलक, क्लियर हो जाएगा, लोकमान्य तिलक के नाम से मशहूर थे, तो बाल गंगाधर तिलक जी ने बच्चे मौखिक ओरल तरीके से संविधान सभा की बात कब किया, 1895 में किया। उसके बाद मैंने कहा था बच्चे ऑफिशियल तरीके से इसकी मांग 1934 में की गई, और किया बच्चे किसने, MN राय साहब ने किया, क्लियर हो जाएगा। उसके बाद बच्चे 1936 में पंडित नेहरू, और 38 में कांग्रेस ने भी इसकी मांग कर दी थी बच्चे, क्लियर हो जाएगा। फिर उसके बाद अगस्त प्रस्ताव में गांधी जी ने भी बच्चे संविधान सभा का बात किया था, 1922 के करीब उन्होंने बात की थी। नेहरू रिपोर्ट में भी संविधान सभा की बात की गई थी। जब बच्चे द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत हो गई तो ब्रिटिशर जब फंसे तब वो हमारे लिए बच्चे संविधान सभा का प्रावधान करने की उन्होंने तो घोषणा किया, और उसके लिए उन्होंने एक प्रस्ताव भी पेश कराया जो मैंने बताया अगस्त प्रस्ताव, बट वो संविधान सभा अपने अकॉर्डिंग चाहते थे, हमने इसका विरोध कर दिया, क्लियर हो जाएगा। फिर कृष्ण मिशन में उन्होंने सर क्या किया, निर्वाचित संविधान सभा की बात की, लेकिन फंडामेंटल राइट्स देने को तैयार नहीं हुए, अपने अकॉर्डिंग देना चाहते थे, हमने फिर उसका विरोध कर दिया। तो अब क्या करना है सर कि पहली बार बच्चे व्यवहारिक रूप में इसे किसने अपनाया, तो आपका रिजल्ट होगा सर संविधान सभा को व्यवहारिक तरीके से अपनाया अमेरिका और फ्रांस ने। भारत में इसकी मांग 1895 में, ऑफिशियल मांग 1934 में, और बच्चे संवैधानिक या संवैधानिक प्रस्ताव के तहत कब किया गया, तो 1940 अगस्त प्रस्ताव में। निर्वाचन की बात किया जाए तो 1942 कृष्ण मिशन ने बच्चे, क्लियर हो जाएगा। अब किसके कहने पर संविधान सभा का गठन हुआ, तो बच्चे आपको पता होगा कैबिनेट मिशन। अब आगे बढ़ते हैं सर, कैबिनेट मिशन ने संविधान सभा के लिए बहुत सारी घोषणाएं की कि कैसे संविधान के सभा का गठन किया जाए। तो घोषणाओं में सबसे पहला पॉइंट होगा बच्चे टोटल सदस्यों की संख्या, यानी कुल कितने सदस्य, 389, कितने सदस्य बच्चे, यानी संविधान सभा में कुल सदस्यों का निर्धारण किया गया कितना, 389, 389, क्लियर हो जाएगा। अब इसको बच्चे 389 सदस्यों को बांटा गया तो बच्चे 292 सीटें, कितनी सीटें बच्चे, 292 सीटें जो थी ये बच्चे ब्रिटिश प्रांतों से। अच्छा, प्रांत का मतलब कुछ बच्चे शायद नहीं समझ पा रहे हैं, प्रांत ही आज स्टेट के नाम से जाने जाते थे, और बच्चे जब राजा महाराजा थे तो सूबा था, जागीर थी, ये सब बच्चे नाम है, ठीक है। और बच्चे यहाँ पर बच्चे 292 सीटें ब्रिटिश प्रांत को दी गई, और 93 सीटें बच्चे देसी रियासतों को।
जो रजवाड़े थे हमारे यहाँ। और फिर बच्चे 4 सीटें बच रही हैं, 4 सीटें हमने दिया बच्चे कमिश्नरी क्षेत्र को। किसको दिया हमने? कमिश्नरी क्षेत्र को दिया। यानी कि ये बच्चे 389 सीटों का पूरा मेजरमेंट था। संविधान सभा क्लियर, संविधान सभा के सदस्य बच्चे टोटल निर्धारित कितने कर दिए गए? 389। फिर बच्चे इनको बांटा, ब्रिटिश प्रांतों को 292 सीटें मिली और बच्चे 93 सीटें हमने देशी रियासत को दिया और 4 सीटें बच्चे कमिश्नरी क्षेत्र को दे दिया। टोटल सीटों की संख्या कितनी हो गई? 389 हो गई। जल्दी से नोट डाउन करिए, इसे जल्दी से करिए। जल्दी करिए। हो गया होगा। चलिए आगे बढ़े सर। तो याद रहेगा, जब बच्चे डिक्री प्लान पढ़ाएंगे, डिक्की वर्ड्स प्लान बताएंगे, अभी आगे माउंटबेटन के साथ बात कर लेंगे, तब बच्चे ये जब 2 संविधान सभा हो जाएगा, पाकिस्तान की संविधान सभा अलग हो जाएगी और इंडिया की संविधान सभा क्या हो जाएगी? अलग। तब बच्चे यहाँ पर सीटों की संख्या कम हो जाएगी। सीटों की संख्या क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। 90 सीट संविधान सभा चली जाएगी बच्चे पाकिस्तान और 2 बच्चे 99 सीटें हमारे भारत देश के संविधान की सभा में सदस्य रह जाएंगे। कहीं कहीं कुछ बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, सर कहीं कहीं 389 लिखा मिलता है, कहीं 299 लिखा मिलता है। तो याद रखना, जब भारत और पाकिस्तान का विभाजन होगा बेटा माउंटबेटन योजना के बाद, तो माउंटबेटन योजना के ठीक बाद बच्चे एक डिक्की वर्ड्स योजना भी आएगी और उसी योजना के तहत संविधान सभा 2 भागों में डिवाइड हो जाएगी बच्चे। एक पाकिस्तान की संविधान सभा बनेगी और एक भारत की बनेगी। तो जो पाकिस्तान संविधान सभा होगी तो 90 सदस्य वहां निकल जाएंगे। तो यहां से अगर 90 निकाल दिया जाए तो 89 इधर से निकाल लो, 1 इधर से निकाल लो, तो यहां पर 1 माइनस हो जाएगा, तो 2 बच्चे 299 सदस्य बन जाएंगे। क्लियर हो जाएगा। तो इसको भी हम आगे डिस्कस करेंगे। पहला पॉइंट कंप्लीट हुआ। संविधान सभा का गठन भारत में किस योजना के तहत हुआ? तो कैबिनेट मिशन योजना के तहत हुआ। कुल सदस्यों का निर्धारण कितना किया गया? तो 389 किया गया, जिसमें ब्रिटिश प्रांत को कितना दिया गया? 292 दिया गया। देशी रियासतों को कितना मिला? 93 सर मिला। और 4 सीटें कौन से क्षेत्र में चली गई? कमिश्नरी क्षेत्र में हो गई। अब बात करते हैं सर कि चलो सदस्य तो हो गए, अब इन सदस्यों का निर्धारण कैसे किया जाए या निर्वाचन कैसे किया जाए बच्चे? तो संविधान सभा, यहां पर एक अगला पॉइंट आएगा, निर्वाचन। अब जो संविधान सभा के सदस्य थे बच्चे, संविधान सभा के जो क्या थे? सदस्य थे, इन सदस्यों का क्या करना था? निर्वाचन। तो निर्वाचन हमने किया इनडायरेक्ट बेटा, अप्रत्यक्ष प्रणाली, अप्रत्यक्ष प्रणाली, इनडायरेक्ट बेटा। अब यार एक चीज ध्यान से सुन लो, 1 मिनट सुन लो, सारे बच्चे इधर सुन लो। बच्चे 2 प्रकार का निर्वाचन होता है, एक डायरेक्ट होता है और एक इनडायरेक्ट होता है। अब ये जो डायरेक्ट होता है, डायरेक्ट वह निर्वाचन बच्चे इलेक्शन होता है जहां पर सीधा जनता भाग लेती है। फॉर एग्जाम्पल, अभी कुछ दिन बाद बच्चे प्रधानी का चुनाव होने वाला है, लोकल गवर्नमेंट का चुनाव होने वाला है। तो प्रधान जी को आप लोग ईमानदारी से बताओ बच्चे, या बीडीसी मेंबर्स होते हैं या जिला पंचायत सदस्य होते हैं, इन सारे मेंबरों को आप वोट करते हो कि इनके लिए वोटर कहीं और से आते हैं? आप करते हो सर जी। तो जिन प्रतिनिधि के इलेक्शन में हम स्वयं भाग लेते हैं वो प्रत्यक्ष हो जाता है, और जिसमें हमारे द्वारा चुने गए प्रतिनिधि भाग लेते हैं वो प्रणाली क्या हो जाती है? अप्रत्यक्ष हो जाती है। यहां पर क्या हुआ सर? संविधान सभा के सदस्य का निर्धारण हो गया। अब यह हुआ इन सदस्यों का क्या कराया जा रहा है, क्योंकि निर्वाचित संविधान सभा बनानी थी। ठीक है, तो बच्चे निर्वाचन हुआ। तो निर्वाचन में कहा गया सर निर्वाचन क्या करते हैं? अप्रत्यक्ष तरीके से करना पड़ेगा। तो जब अप्रत्यक्ष हो गया तो डन है, डायरेक्ट जनता ने तो भाग लिया नहीं यहां पर। तो जब जनता ने भाग नहीं लिया तो जितने भी हमारे प्रांतीय विधानसभा के सदस्य थे, प्रांतीय विधानसभा के सदस्य थे, जितने भी प्रांतीय विधानसभा के सदस्य थे वो सारे के सारे किसके इलेक्शन में भाग लेंगे? संविधान सभा के सदस्यों के इलेक्शन में भाग लेंगे।
लेंगे। तो जनता द्वारा चुने गए थे ये सारे सदस्य और ये बच्चे भाग लेंगे यहाँ, तो ये प्रणाली क्या कहलाई? अप्रत्यक्ष प्रणाली कहलाई। बच्चे क्लियर हो जाएगा इतना? जल्दी से बताओ डन है कि नहीं है? क्वेश्चन कोई पूछे कि एक चीज बताओ बेटा, संविधान सभा में जो सदस्यों का निर्वाचन हुआ था वो डायरेक्ट हुआ था कि इनडायरेक्ट हुआ था? तो आप कहिए सर वयस्क मताधिकार का प्रयोग नहीं किया गया और डायरेक्ट बच्चे प्रांतीय विधानसभा के सदस्यों ने इसके निर्वाचन में भाग लिया। क्लियर? अब ये 2 पॉइंट सर जी हो गया, पहला सदस्य हो गया और दूसरा फिर बच्चे क्या किया गया, सीटों का जो निर्धारण था, जो संविधान सभा में बेटा सीटों का निर्धारण था। अब सीटों का निर्धारण बच्चे 2 टाइप्स का इसमें क्वेश्चन मिल सकता है। सीटों का निर्धारण बच्चे प्रांतों के आधार पर उनकी किस पर? जनसंख्या पर बांट दिया गया। और जनसंख्या की बात जब करा जाएगा बेटा तो कहा गया 10 लाख जनसंख्या पर कितने सदस्य होंगे? 1 सदस्य होंगे। कितने होंगे बेटा? 1 सदस्य होंगे। और दूसरा जो था बच्चे वो था सांप्रदायिक, यानी कि बच्चे वर्गों को, जितने भी वर्ग थे सामान्य वर्ग को अलग कर दिया गया। बच्चे कौन सा वर्ग? सामान्य वर्ग कर दिया गया और मुस्लिम वर्ग कर दिया गया और एक वर्ग और आया सिख वर्ग। बच्चे अब इन वर्गों को बच्चे इनकी जनसंख्या के आधार पर इनको सीटें डिवाइड कर दी गई। ठीक है सर जी? इनकी जनसंख्या के आधार पर सीटों को क्या कर दिया गया? बांट दिया गया। अब सीटें बांटा गया सर जी सामान्य वर्ग को और मुस्लिम वर्ग को। यहां पर एक पॉइंट बढ़ा लीजिए सर, ये मान्यता प्राप्त वर्ग थे। तो भारत देश में बच्चे जो संविधान सभा की सीटों का बंटवारा हुआ वो सांप्रदायिक आधार पर था। तो सबसे बड़ी जनसंख्या किसकी थी? सामान्य वर्ग की थी। तो सामान्य वर्ग को बेटा, क्योंकि संविधान सभा की टोटल सीटें कितनी थी? 389 और इनको बच्चे हमने दिया 213 सीटें दिया, इनको 79 सीटें दिया और इनको हमने बच्चे इनकी जनसंख्या के आधार पर 4 सीटें दे दिया। तो टोटल अगर इनकी काउंटिंग किया जाए बच्चे तो ये हो जाता है 296 सीटें। कितनी हो जाती हैं बच्चे? 296 सीटें हो जाती हैं बच्चे। क्लियर? देख लीजिएगा। सीटों का निर्धारण सांप्रदायिक आधार पर था और सांप्रदायिक पर उनकी जनसंख्या पर निर्भर करता था और माना गया था 10 लाख पर कितने मेंबर्स होंगे? 1 होंगे। तो सबसे बड़ा वर्ग कौन सा था? मान्यता प्राप्त वर्ग था सामान्य वर्ग। तो जर्नल को दिया गया 213 सीटें। फिर बच्चे दूसरा सबसे बड़ा वर्ग था मुस्लिम वर्ग, इसको हमने दिया बच्चे 79 सीटें। तीसरा सबसे बड़ा वर्ग माना गया बच्चे सिख वर्ग, पंजाब के लिए था बेटा इससे स्पेशली। तो इनको हमने कितनी सीटें दे दिया? 4 सीटें। यहां तक बताओ यार डन हुआ कि नहीं हुआ? 3 पॉइंट्स क्लियर हो गए। संविधान सभा में कुल सीटों का निर्धारण 389, सीटों का बंटवारा सांप्रदायिक, आधार जनसंख्या कितने लाख पर? 10 लाख पर। कितने मेंबर? 1 मेंबर। कितने मान्यता प्राप्त वर्ग थे? 3। सामान्य वर्ग को कितना मिला? 213। सिख को कितना मिला? 4। और मुस्लिम लीग को कितना मिला? तो रिजल्ट होगा 79। यहां तक चीजें बताओ बेटा समझ में आई कि नहीं आई? थोड़ा सा गिनती का है सर, न्यूमरिक है। जल्दी डन करिए, सारे बच्चे डन करिए। हो गया होगा। चौथा पॉइंट पर आते हैं सर जी। अब सीटें भी बता दिया, प्रांतीय विधानसभा के सदस्य भाग लेंगे ये भी बता दिया, कितने सीटों पर इलेक्शन होना है। तो इलेक्शन होना था बच्चे मात्र 296 सीटों पर, 2968 बच्चे 296 सीटों पर भी इलेक्शन करवाना था। क्योंकि बच्चे जो 93 सीटें देशी रियासत को दिया गया, वो देशी रियासतें बच्चे अपने अपने मेंबर को नॉमिनेट करेंगी और संविधान सभा का सदस्य बनाएंगी, वहां पर इलेक्शन नहीं
नहीं कराना था। इलेक्शन सिर्फ हमें ब्रिटिश प्रांतों में कराना था और कमिश्नरी क्षेत्र में कराना था, देशी रियासत से हमें कोई लेना देना नहीं। उनके जितने भी सदस्य होंगे वो सारे नॉमिनेट होंगे सर जी। क्लियर हो जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं सर। क्लियर। अब बच्चे हमें इलेक्शन करवाना था कितनी सीटों पर? 296 सीटों पर सर। तो चलिए इलेक्शन कराया जाए। इलेक्शन बच्चे 1 जुलाई 1946 को कराया गया। बताओ जल्दी से, ये जो इलेक्शन हुआ 296 सीटों पर, ये डायरेक्ट हुआ कि इनडायरेक्ट हुआ? जल्दी से बताइए। जो बच्चे संविधान सभा के सदस्यों का निर्वाचन कराना था 296 सीटों पर, ये प्रत्यक्ष है कि अप्रत्यक्ष है? जल्दी से बताइए, आंसर करिए, जल्दी जल्दी करिए, जल्दी जल्दी। हो गया होगा। अब जब 200 बच्चे 1 जुलाई 1946 को जितनी सीटों पर निर्वाचन कराया गया तो टोटल कितनी सीटें थी बेटा? 296। अब 296 सीटों में बेटा सबसे बड़ा दल आया, 208 सीटें लेकर कांग्रेस आया बच्चे। कौन आया? कांग्रेस आया बेटा। फिर बच्चे मुस्लिम लीग की जो संख्या थी, मुस्लिम लीग जो पार्टी सेकंड पार्टी सबसे बड़ी बनी, इससे बच्चे सीटें कितनी मिली? 73 सीटें मिल गई सर जी। ठीक है। उसके बाद बच्चे 8 ऐसे व्यक्ति थे जो इंडिपेंडेंट थे बेटा, यानी निर्दल बच्चे आ गए। क्लियर हो जाएगा। टोटल कितनी सीटें हैं? 296 सीटें हैं सर जी। ठीक है। अभी भी ध्यान से देखिए बच्चे, तो इसको काउंट करिए, उसके बाद ध्यान से देखिएगा। 7 सीटें अन्य पार्टियों को मिली बच्चे। अच्छा हाँ, कहीं कहीं पर बच्चे क्या लिखा मिलेगा? हमने तो ये चारों चीजों को अलग अलग कर दिया सर। कांग्रेस को 208, मुस्लिम लीग को 73, निर्दल यानी इंडिपेंडेंट को 8 और अन्य पार्टीज को कितने मिले बच्चे? 7। यानी प्रत्येक पार्टी, यहां पर सर पार्टी की संख्या भी 7 थी, यानी इन 7 पार्टियों को कितनी कितनी सीटें मिली? 1-1 सीटें मिली। इंडिपेंडेंट कितने आए? 8 और मुस्लिम लीग कितने आए? 73 और कांग्रेस सबसे बड़ा दल बना सर संविधान सभा का। टोटल सीटें कितनी आई? 208 सीटें आ गई सर जी। क्लियर। अब एक चीज जल्दी से बताओ बेटा, जल्दी से आंसर करिएगा। यहां पर 2 से अधिक दल दिखाई दे रहे हैं कि 2 से कम दल दिखाई दे रहे हैं? 2 से अधिक दल हैं कि 2 से कम दल है? जरा बताइए जल्दी। 2 से अधिक दल हैं कि 2 से कम दल हैं? दिख रहा है यार। इसी 7 सीट में कितनी पार्टियां हैं? 7 पार्टीज हैं। तो 2 से तो यही सर जी ज्यादा हो गया। इंडिपेंडेंट अलग हैं, मुस्लिम लीग अलग और कांग्रेस अलग। तो सर जी जब यहां पर 2 दल से अधिक दल दिख रहे हैं तो एक चीज बताओ यार, भारत देश में बेटा क्या बहुदलीय व्यवस्था की नींव पड़ी कि नहीं पड़ी? पड़ गई सर। बहुदलीय व्यवस्था की क्या पड़ गई? नींव पड़ गई। कौन से सभा के सदस्यों के निर्वाचन में? तो आपका रिजल्ट होगा संविधान सभा सदस्यों के निर्वाचन में ही भारत में बहुदलीय व्यवस्था की क्या पड़ गई बेटा? नींव पड़ गई। क्लियर। तो भारत में वर्तमान में भी सर एक दलीय व्यवस्था है, द्विदलीय है कि बहुदलीय है? तो हमारा रिजल्ट होगा सर बहुदलीय। बट अमेरिका द्विदलीय, ब्रिटेन द्विदलीय। क्लियर। नोट कर लीजिए, फिर आगे चलें। बस 1-2 पॉइंट इसमें और बच रहा है।
अगर यहाँ पर पूछा जाए एंग्लो इंडियन सर, है ना, एंग्लो इंडियन के बारे में बताएंगे, क्योंकि बच्चे अभी संविधान संशोधन हुआ है और हम पुराने बच्चों को, जो भी ऑफलाइन बच्चे हमारे हैं, उनको मैं लिखाता आता रहता था बच्चे कि लोकसभा में एंग्लो इंडियन की संख्या कितनी होती है, 2 होती है। कितनी होती है, 2। इस बार क्या हुआ सर, एंग्लो इंडियन की बच्चे सीटों को समाप्त कर दिया। अब अगले 10 वर्ष तक भारत में कोई भी एंग्लो इंडियन सदस्य नहीं होगा। तो अब वहां पर परिवर्तन करना होगा, जहां पर हम 245 को बच्चे लिखते थे ना, 243 और प्लस 2 एंग्लो इंडियन। अब वहाँ और कहीं कहीं हाईएस्ट वाले में 250 और प्लस 2 लिखते थे। अब वहां पर चेंज करिएगा बेटा। इस बार संविधान संशोधन में विद इन 2 मंथ पहले बच्चे, जनवरी फरवरी में ही मेरे ख्याल से ये बच्चे क्या कहते हैं, अमेंडमेंट बिल के तहत इसे खत्म कर दिया गया है। क्लियर? पिछले अगले साल तक, क्योंकि SC ST के प्रतिनिधित्व को तो बढ़ाया गया, इनके बच्चे रिजर्वेशन को बढ़ाया गया, बट एंग्लो इंडियन का काम क्या कर दिया गया है, खत्म। क्योंकि बच्चे अब एंग्लो इंडियन भारत में मात्र एंग्लो इंडियन, और हाँ एक एंग्लो इंडियन बार बार आ रहा है, 1 मिनट, जितने भी यूरोपीय देशों ने भारत में व्यापार किया, ब्रिटेन, फ्रांसीसी, पुर्तगाली, है ना बेटा, इन्हीं के जो लोग यहाँ रह गए, इन्हीं लोगों को हम एंग्लो इंडियन कहते हैं, यूरोपियों को बच्चे। क्लियर हो जाएगा? स्पेशली ब्रिटेन वाला ही मत समझ लेना, और मम्मी पापा में से किसी का एक भी बच्चे अगर रहते हैं इस देश के तो ठीक है, और अगर पुढ़ते हैं तो भी ठीक है। इस बार एंग्लो इंडियन सदस्य नहीं होंगे सर, क्योंकि अब भारत में बेटा एंग्लो इंडियन सदस्यों की संख्या अब मात्र 2-2.5 लाख बची हुई है। तो प्रतिनिधित्व हटा दिया गया है बच्चे, इस बार खत्म कर दिया गया है। अब 10 साल बाद अगर इनकी संख्या बढ़ेगी तो हम फिर से एंग्लो इंडियन का प्रावधान करेंगे। अब ध्यान से देखिएगा, बहुदलीय व्यवस्था भी हो गई, निर्वाचन भी हो गया। अब यहाँ पर 2-3 की पॉइंट्स याद रखिए, थोड़ा सा पूछा जाता है एग्जाम में। अगर बात किया जाए बच्चे कि संविधान सभा में पहले डॉक्टर भीमराव अंबेडकर सदस्य कहाँ से बने, तो आप तुरंत लगाना सर जी, पहली बार ये सदस्य पूर्वी बंगाल से बने। कहाँ से बने? पूर्वी बंगाल से। लेकिन जब माउंटबेटन योजना आएगी बच्चे 3 जून 1946-47 को, तो माउंटबेटन योजना के तहत बच्चे क्या होगा, पूर्वी बंगाल पूर्वी पाकिस्तान बन जाएगा। तब जब वो पूर्वी पाकिस्तान बन जाएगा तो बच्चे इन्हें वहां से सदस्यता छोड़नी पड़ जाएगी, क्योंकि ये तो पाकिस्तान जा नहीं रहे हैं। तो जब ये फिर छोड़ देंगे बेटा, तब इनको दोबारा मेंबरशिप मिलेगी पूना से, याद रखिएगा। और पूना कहाँ की प्रेसिडेंसी में था, तो बंबई प्रेसिडेंसी में पूना था, बंबई प्रेसिडेंसी में पूना था बच्चे। क्लियर? तो अगर पूछा जाए कि सर पहली बार संविधान सभा में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर सदस्य कहाँ से बने थे, तो आप रिजल्ट लगाओगे पूर्वी बंगाल से हुए थे। फिर बच्चे पूर्वी बंगाल जब पूर्वी पाकिस्तान हो जाएगा तो फिर इन्हें दोबारा मेंबरशिप कहां से मिलेगी बच्चे, पूना से मिलेगी। और पूना में बच्चे, पूना कौन सी प्रेसिडेंसी में था, तो आप रिजल्ट लगाओगे सर बंबई प्रेसिडेंसी में था। क्लियर? फिर अगला होगा सर कि क्या सर कोई एंग्लो इंडियन भी था संविधान सभा में, तो यस था बच्चे, फ्रैंक एंथोनी, कई नाम लिख लीजिएगा, फ्रैंक एंथोनी बच्चे, ये एक एंग्लो इंडियन सदस्य था, एंग्लो इंडियन सदस्य था। एंग्लो इंडियन सदस्य कौन था संविधान सभा में, तो आपका रिजल्ट होगा फ्रैंक एंथोनी था, फ्रैंक एंथोनी था। ये हो गया आपका। फिर बच्चे अब अगला क्वेश्चन आपका हो सकता है कि सर संविधान सभा में कुल महिलाओं की संख्या कितनी थी, तो बच्चे महिलाओं की संख्या, फीमेल की संख्या कितनी थी, तो ये आपका रिजल्ट होगा 15। कितनी थी बच्चे? 15। अब सर एक क्वेश्चन जो बहुत फेमस है, बहुत बार नहीं तो बच्चे लास्ट टाइम हाई कोर्ट के एग्जाम में आया था, सर यहाँ पर इकलौती मुस्लिम महिला सदस्य थी, मुस्लिम महिला सदस्य थी इन 15 में, उनका नाम था रसूल बेगम या रसूला बेगम या बेगम रसूला, कोई भी उल्टा सीधा नाम आ जाए कोई मतलब नहीं, ये नाम याद रखो। टोटल मेंबर कितनी थी महिलाएं, तो 15, और मुस्लिम महिला सदस्य की संख्या 1 थी, और इस 1 का नाम क्या था, रसूल बेगम या बेगम रसूला। क्लियर? इसे भी नोट करो, आया हुआ हाई कोर्ट एग्जाम में है, लास्ट टाइम जो भी बच्चे एग्जाम हुआ था। ठीक है?
एक एंग्लो इंडियन बता दिया, 15 महिलाओं की संख्या बता दिया बच्चे। अब इसी में 2 पॉइंट्स और बढ़ा लीजिएगा। अगर पूछा जाए सर क्या शेड्यूल कास्ट भी थे, अनुसूचित जाति के भी लोग थे? यस, कितने थे टोटल? 26 थे बेटा। फिर ये हो सर क्या एसटी भी थे? सर शेड्यूल ट्राइब्स भी थे? यस सर, कितने थे? 33। नोट कर लो। कहीं कहीं 8 महिला का नाम भी दे देता है, ठीक है। तो जब 8 महिला आएगा तो ये 24 जनवरी 1950 में 8 महिलाओं का जिक्र करेंगे, जब 299 सदस्यों में से 284 मेंबर संविधान पर बच्चे सिग्नेचर करेंगे, ठीक है। बहुत सारी बुकों में थोड़ा सा उल्टा सीधा लिखा हुआ है, नोट करो। और यहाँ तक बताओ चीज़ें समझ में आई कि नहीं आई? संविधान सभा के सीटों का बच्चे मैंने निर्धारण कर दिया। 10 लाख जनसंख्या पर 1 सदस्य। सीटों का निर्धारण सांप्रदायिक था, जनसंख्या के आधार पर प्रतिनिधित्व दिया गया। सबसे बड़ा जनसंख्या वाला वर्ग बना सामान्य वर्ग, सामान्य वर्ग को सीटें दे दी। ये सारा अब आप रिवीजन करिएगा सर, क्लियर हो जाएगा। मेरे ख्याल इतना तक हो गया होगा। अगर इतना तक हो जाए सर जी तो डन जरूर करिए। अब संविधान सभा की बात खत्म हुई। जल्दी इंटरिम गवर्नमेंट की बात करेंगे, अंतरिम सरकार, क्योंकि अब निर्वाचन हो चुका था संविधान सभा का। अब ये भी अगर बात किया जाए तो आप तुरंत रिजल्ट लगाओगे सर ये भी कैबिनेट मिशन के तहत आई थी। कौन सी सरकार? अंतरिम सरकार, ठीक है सर। अब ध्यान से देखिएगा बच्चे, अंतरिम सरकार का गठन 2 सितंबर को हुआ, 2 सितंबर 1946, 2 सितंबर 1946, क्लियर। और जब 2 सितंबर 1946 को हुआ था तो ब्रैकेट में लिखिएगा मुस्लिम लीग ने भाग नहीं लिया, मुस्लिम लीग ने भाग नहीं लिया। फिर भी इसके लिए बच्चे क्या खुला रखा गया? दरवाजा खुला रखा गया, क्लियर हो जाएगा। जब दरवाजा खुला रखा गया, अब ध्यान से देखिएगा, जब अंतरिम सरकार की बात आई बच्चे तो मुस्लिम लीग ये चाहता था कि सर पहले पाकिस्तान का गठन हो जाए, फिर अंतरिम सरकार बने, और अंतरिम सरकार के बाद ये लोग अपनी सरकार चलाएंगे और हम लोग अपने पाकिस्तान की सरकार चलाएंगे। फिर लेकिन बच्चे मुस्लिम लीग ने जब ये डिमांड की तो बच्चे कैबिनेट मिशन पर इसका कोई फर्क नहीं पड़ा, कैबिनेट मिशन पर इसका कोई फर्क नहीं पड़ा। कहा जाता है बच्चे मुस्लिम लीग ने इसका विरोध किया, कौन से व्यक्ति का? अंतरिम सरकार का विरोध भी किया। और विरोध में बच्चे 16 अगस्त को, डेट अच्छी है, इंपॉर्टेंट है, 16 अगस्त 1946 को इन्होंने एक दिवस मनाया, प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस। कौन सा दिवस? प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस मनाया। किसने? मुस्लिम लीग ने। किस सरकार के विरोध में? अंतरिम सरकार के विरोध में बच्चे मनाया गया था। नोट कर लो इसे जल्दी से। हालांकि इसमें दंगे फैले, इस दंगे का असर हमारे कैबिनेट मिशन पर नहीं हुआ और बच्चे वोड़े रह गए। और 2 सितंबर 1946 को बगैर मुस्लिम लीग के, क्योंकि ये बच्चे सरकार में शामिल होना नहीं चाहते थे, विरोध कर रहे थे, तो बगैर मुस्लिम लीग के 2 सितंबर 1946 को अंतरिम सरकार का गठन हो गया, ठीक है। फिर भी बच्चे कांग्रेस ने दरवाजा खुला रखा मुस्लिम लीग के लिए कि सर जब आपका मूड होगा आप इस गवर्नमेंट में क्या हो जाइएगा? शामिल हो जाइएगा बच्चे, क्लियर हो जाएगा। अब बच्चे मुस्लिम लीग पहले तो शामिल नहीं हुई यानी 2 सितंबर को। अब यहां पर अगला पॉइंट बढ़ा लेते हैं, शामिल हुई 26 अक्टूबर 1946। कितने मेंबर आए? 5। लियाकत अली, आई चुंदरीगर, गजानफर अली खां, अब्दुल रब निस्तार, जोगेंद्रनाथ मंडल।
जोगेंद्रनाथ मंडल। ये 5 सदस्य मुस्लिम लीग के थे बेटा। मुस्लिम लीग के सदस्यों की संख्या कितनी थी? 5। और ये 5 कितने अक्टूबर को आए? 26 अक्टूबर 1946। हालांकि अंतरिम सरकार का जब गठन हुआ था कितने सितंबर को? 2 सितंबर को। फिर उसमें मुस्लिम लीग ने भाग नहीं लिया था। और मुस्लिम लीग कब आई गवर्नमेंट में? तो आपका रिजल्ट होगा सर 26 अक्टूबर 1946 को। कितने आए बेटा? 5 आए। इन 5 के नाम लिखे हुए हैं, जल्दी से उतार लो। और हाँ सर, एक क्वेश्चन और आता है, ध्यान से सुन लेना। सीरीज नहीं, बाकी बच्चे सभी बुकों में मंत्रिमंडल के सारे सदस्यों का नाम लिखा हुआ है, ठीक है, वो आप नोट कर लीजिएगा। जब नहीं मिलेगा तो बताइएगा, मैं करा दूंगा। अब अगर पूछा जाए कि सर जब 2 सितंबर 1946 को अंतरिम सरकार का गठन हुआ था तब उसमें मुस्लिम लीग तो भाग नहीं लिया था, ठीक है बच्चे, तो वहां पर जो मेंबर्स शामिल हुए थे, क्या उन मेंबरों में कोई मुस्लिम सदस्य था? तो आपका रिजल्ट होगा यस सर था। कितने मुस्लिम सदस्य थे? 3। इन तीनों का भी नाम याद रखो बच्चे। आशफ अली, ये कांग्रेस, वो सॉरी मुस्लिम लीग के नहीं थे, ये कांग्रेस के मेंबर थे बेटा। आसफ अली, सैयद अली जहीर, सैयद अली जहीर, और होगा सर शफात अहमद खां, सर शफात अहमद खां, अहमद खां। ये 3 जो थे बच्चे, जब पहली बार अंतरिम सरकार का गठन हुआ था कितने सितंबर को? 2 सितंबर 1946 को माउंटबेटन अध्यक्ष बना था और पंडित जवाहरलाल नेहरू बच्चे उपाध्यक्ष यानी बच्चे प्राइम मिनिस्टर बने थे अंतरिम सरकार के बच्चे। क्लियर? तो उस समय बच्चे मुस्लिमों की संख्या कितनी थी? 3। आशफ अली, सैयद अली जहीर और सर शफात अहमद खां। फिर ध्यान से देखिएगा, 26 अक्टूबर 1946 को मुस्लिम लीग भी इस गवर्नमेंट में यानी इस अंतरिम सरकार में शामिल हो गई। तो जब मुस्लिम लीग शामिल हुई बच्चे, तब यहां से क्या किया गया? सैयद अली जहीर को और सर शफात अहमद खां को बच्चे, और एक और नाम आएगा शरत चंद्र बोस। एक नाम मैंने बताया शरत चंद्र बोस, सैयद अली जहीर और सर शफात अहमद को कांग्रेस ने अंतरिम सरकार से बाहर कर दिया। और कितने मेंबरों को, इनके मुस्लिम लीग के 5 सदस्यों को सरकार में क्या कर लिया? शामिल कर लिया। इतना था बच्चे। अगर पूछा जाए बगैर मुस्लिम लीग के जब अंतरिम सरकार का गठन हुआ पंडित नेहरू के बच्चे और माउंटबेटन की अध्यक्षता में, तो क्या वहां पर मुस्लिम मेंबर्स थे? यस थे। कितने थे? 3 थे बच्चे। क्लियर हो जाएगा। और जब अंतरिम सरकार में मुस्लिम लीग शामिल हुई तो उसमें से बच्चे 2 मुस्लिम सदस्यों को और एक शरत चंद्र बोस को कैबिनेट से, मंत्रालय से बाहर किया गया और इनके 5 आए सर। नोट कर लो और बताएं बच्चे समझ में आया कि नहीं आया इतना। अंतरिम सरकार भी हो गया, संविधान सभा के सदस्यों का निर्वाचन हो गया। अब अगला तीसरा इसमें टॉपिक होगा संविधान सभा की बैठक। अगला होगा संविधान सभा की बैठक। और आपको पता है सर कि बैक टू बैक संविधान सभा की 3 बैठक हुई थी। कितनी बैठक हुई थी? 3। आइए इंपॉर्टेंट पॉइंट निकाल ले यहां से सर। पहली बैठक हुई बच्चे 9 दिसंबर 1946 दिल्ली में हुई थी, काउंसिल चैम्बर हॉल में हुई थी, ठीक है। तो ये बैठक कितने दिसंबर को? 9 दिसंबर। और यहाँ पर जो बच्चे सभा के, जो संविधान सभा थी बच्चे, सभा के जो सबसे वरिष्ठ सदस्य थे, जो सबसे वरिष्ठ सदस्य थे बच्चे, उनका नाम था डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। सच्चिदानंद सिन्हा, क्या नाम था बच्चे? सच्चिदानंद सिन्हा। ये बने बच्चे अस्थायी अध्यक्ष। क्या बने बेटा? अस्थायी अध्यक्ष बने। अब ये जो
अस्थाई अध्यक्ष बने थे बेटा, ये वरिष्ठता के आधार पर बने थे। किसके आधार पर बने थे? वरिष्ठता के आधार पर बने थे। हालांकि संविधान सभा की बैठक का एक व्यक्ति ने विरोध भी किया था, मुस्लिम लीग ने बच्चे इस बैठक का विरोध किया था और उनके सदस्यों ने इस बैठक में भाग नहीं लिया था। बच्चे क्लियर हो जाएगा। तो ध्यान से देखिएगा, जब 9 दिसंबर 1946 को दिल्ली के काउंसिल चैम्बर हॉल में बच्चे सभा की बैठक हुई, तो जो सबसे वरिष्ठ सदस्य थे जिनका नाम डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा था, इन्हें ही बनाया गया बच्चे अस्थाई अध्यक्ष। क्या बनाया गया? अस्थाई अध्यक्ष बनाया गया। अब ये जो वरिष्ठता वाला आधार था, ये जो वरिष्ठता वाला आधार है सर, ये किस देश से लिया गया? तो ये रिजल्ट आप याद रखिएगा, ये वरिष्ठता का आधार आया कहां से? फ्रांस से आया। और पूछना सर कि पहली बैठक में कितने सदस्यों ने भाग लिया था? तो लगभग 211 सदस्यों ने भाग लिया था। कितने सदस्यों ने? 211 सदस्यों ने भाग लिया था। नोट डाउन करो जल्दी से। वरिष्ठता वाला आधार बच्चे मैंने फ्रांस से लिया था। सभा के सबसे वरिष्ठ सदस्य थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। अगर पूछा जाए कि संविधान सभा के उद्घाटन बैठक का अस्थायी अध्यक्ष कौन था, तो आपका रिजल्ट होगा सर सच्चिदानंद सिन्हा थे। कितने दिसंबर को? 9 दिसंबर को। मुस्लिम लीग ने इसका बहिष्कार किया था। दूसरी बैठक 11 दिसंबर, वहीं पर। अब यहां पर सर क्या होगा? अस्थाई अध्यक्ष डॉक्टर, क्योंकि बच्चे सच्चिदानंद साहब की 10 दिसंबर 1946 को डेथ हो गई, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अब बताओ ये सर अस्थाई अध्यक्ष बने कि अस्थाई? अस्थाई बने। संवैधानिक सलाहकार यहीं पर बनाया गया। संवैधानिक सलाहकार बनाया गया BN राव को, बेनेगल नारायण राव। और हाँ याद रखो सर जी, आगे हो सकता है बताऊं भी बच्चे, अगर कभी भी क्वेश्चन आ जाए कि संविधान का पहला प्रारूप किसने बनाकर तैयार किया, तो ये नाम याद रखिएगा, BN राव साहब ने। और इन्हीं के बच्चे मूल पाठ पर, इसी प्रारूप के मूल पाठ पर विचार करने के लिए हम ड्राफ्टिंग कमेटी बनाएंगे, जिसे हम प्रारूप समिति कहेंगे सर। और हाँ सर, उपाध्यक्ष HC मुखर्जी, HC मुखर्जी, HC मुखर्जी। हो गया। अगली बैठक बच्चे कितने दिसंबर को? तो तीसरी बैठक हुई बच्चे 13 दिसंबर को। जगह भी वही, सब कुछ वही सर। और बस इतना ही था कि यहाँ पर बच्चे पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा के समक्ष, किसके समक्ष बच्चे? संविधान सभा के समक्ष, संविधान सभा के समक्ष उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया। उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया, फिर उसी के नीचे स्वीकार किया गया। किसको? उद्देश्य प्रस्ताव को स्वीकार किया गया 22 जनवरी, सन चेंज हो जाएगा, ठीक है, 1947। इसी दिन उद्देशिका को या उद्देश्य प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया गया और संविधान निर्माण की प्रक्रिया प्रारंभ हो गई। ठीक है। और हाँ, पूछा जाए कि जब पंडित नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव संविधान सभा के समक्ष पेश किया था तो उस संविधान सभा का अध्यक्ष कौन था, तो आप बताओ जल्दी से, ये क्वेश्चन हुआ आपका। जब उद्देश्य प्रस्ताव संविधान सभा के समक्ष पेश किया गया तो उस समय संविधान सभा का अध्यक्ष कौन था बेटा, जल्दी से बताया जाए, क्वेश्चन जल्दी बताइएगा।
आपका संविधान सभा, निर्वाचन बता दिया, अंतरिम सरकार बता दिया, ठीक है बेटा, और संविधान सभा की बैठक बता दिया। और कौन से महीने में उद्देश्य प्रस्ताव स्वीकार कर लिया गया? तो आपका रिजल्ट होगा सर 22 जनवरी 1947 को उद्देश्य प्रस्ताव को क्या कर लिया गया? स्वीकार कर लिया गया। मिटा दे रहे बच्चे। यहाँ तक बताओ यार, चीज़ें समझ में आई कि नहीं आई? जल्दी से मैसेज करिएगा और बताइएगा ज़रूर, चीज़ें समझ में आई कि नहीं आई? चीज़ें समझ में आई कि नहीं आई? आ गई होंगी, ठीक है, चलें आगे बढ़े बेटा, चलो डन। अब बच्चे ध्यान से देखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा, थोड़ा ध्यान से सुनते भी रहिएगा, और एक बार में नहीं समझ में आएगी तो दोबारा यूट्यूब पर जाकर बच्चे ऑफिशियल पर हमारी इस वीडियो को फिर से ज़रूर देखिएगा, क्योंकि थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। और एक चीज़ सर, कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट अगर आपका तैयार हो गया तो कॉन्स्टिट्यूशन का कोई क्वेश्चन आपका फंसेगा नहीं सर, ये मेरी गारंटी है, क्योंकि जब हम पार्लियामेंट पढ़ेंगे तो इन्हीं सारी चीज़ों को फिर वहाँ दोहराएंगे। तो अगर इधर मजबूत रहेगा, इधर अच्छा सा बेस आपका बना रहेगा, तो आने वाले कल में सर प्रॉब्लम नहीं होगी। और मॉडर्न हिस्ट्री के भी कई सारे क्वेश्चन आपके तैयार हो गए होंगे, क्लियर हो जाएगा। तो इतना याद रखो सर जी। अब ध्यान से देखिएगा सर, ये कितने जनवरी लिखा हुआ है? 22 जनवरी 1947 को उद्देश्य प्रस्ताव को क्या कर लिया गया? स्वीकार कर लिया गया। अब जब स्वीकार हुआ सर, तो याद रखिएगा जनवरी के बाद आता है सर फरवरी, यानी कि 20 फरवरी 1947 को 20 फरवरी 1947 को भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम या भारतीय स्वतंत्रता की बच्चे घोषणा कर दी गई। और ये घोषणा किया ब्रिटेन के प्रधानमंत्री सर क्लीमेट एटली ने। किसने किया बेटा? सर क्लीमेट एटली ने बच्चे घोषणा किया 20 फरवरी 1947 को। और इन्होंने सर एक डेट निर्धारित किया, लेकिन ये बच्चे सिर्फ क्या कहते हैं कि हमें डेट दे दी गई कि इतने तारीख से पहले आपको क्या मिल जाएगी? स्वतंत्रता मिल जाएगी बच्चे। और ये डेट जो थी बच्चे, ये निर्धारित किया सर क्लीमेट एटली ने 30 जून 1948। कितने जून बच्चे? 30 जून 1948 तक बच्चे भारतीयों को संपूर्ण तरीके से स्वतंत्रता दे दी जाएगी, या भारतीयों को बच्चे पूर्णतः क्या कर दिया जाएगा? आज़ाद कर दिया जाएगा। लेकिन एग्जैक्ट डेट की घोषणा नहीं की बच्चे। इन्होंने कहा कितने जून तक? 30 जून 1948 से पहले भारतीयों को क्या कर दिया जाएगा? स्वतंत्र कर दिया जाएगा। कितने फरवरी को? 20 फरवरी 1947 को। ये बात किसने कही बच्चे? सर क्लीमेट एटली ने कही बच्चे कि 30 जून 1948 को बच्चे हमें भारतीयों को क्या कर देना है? आजाद कर देना है बच्चे, क्लियर हो जाएगा। फिर सर ध्यान से देखिएगा, मार्च 1947 में बच्चे बैबल के स्थान पर अगला वायसराय बनकर आया, जिसका नाम था लॉर्ड माउंटबेटन। क्या नाम था बेटा? लॉर्ड माउंटबेटन बनकर भारत का क्या आया बच्चे? अंतिम वायसराय बनकर भारत आया। कब? मार्च 1947 में, क्योंकि हमें एक डेड टाइम मिला था बच्चे, 30 जून 1948 से पहले भारतीयों को क्या कर देना है बच्चे? स्वतंत्र कर देना है। फिर बच्चे लॉर्ड माउंटबेटन के ही कार्यकाल में 4 जुलाई 1947 को, कितने जुलाई बच्चे? 4 जुलाई 1947 को बच्चे भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम बच्चे ब्रिटिश पार्लियामेंट में पेश हो गई। ब्रिटिश पार्लियामेंट में पेश हो गई बच्चे। कितने जुलाई को? 4 जुलाई को सर। और 18 जुलाई बच्चे, 18 जुलाई 1947 को ये बच्चे स्वतंत्रता अधिनियम क्या कर दिया गया?
पास कर दिया गया, स्वतंत्रता अधिनियम क्या हो गया, पास हो गया बच्चे। कितने जुलाई को, 18 जुलाई 1947 को। भारत का वायसराय कौन था, लॉर्ड माउंटबेटन था। ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था, तो सर क्लेमेंट एटली थे। ब्रिटेन ने डेडलाइन कितनी दी थी, 30 जून 1948 से पहले वो भारतीयों को क्या कर देंगे, आजाद कर देंगे। बैबल के स्थान पर अंतिम वायसराय बनकर कौन आया, लॉर्ड माउंटबेटन आया बच्चे। और स्वतंत्रता अधिनियम ब्रिटिश पार्लियामेंट में कब गया, 4 जुलाई 1947 को गया। कब पास हो गया, 18 जुलाई 1947 को ये पास हो गया सर जी, क्लियर। और बेटा पास होने के बाद अब आपको पता ही है सर, जुलाई के बाद कौन सा महीना आएगा, जल्दी से बताया जाए। यहां तक कोई डाउट तो नहीं है किसी भी बच्चे को। अब ये जो भारतीय, बस बच्चे 5 मिनट और बचा हुआ है, बाकी ये टॉपिक ही खत्म हो जाएगा। ये जो भारतीय स्वतंत्र, आज लंबी क्लास है थोड़ी सी, भारतीय स्वतंत्रता जो अधिनियम आया बच्चे, इसे हम कहते हैं 1947। इसी अधिनियम के तहत बच्चे हमारे देश में 2 प्लान आए, 2 योजना आई। कितनी योजनाएं आई बच्चे, 2 योजना आई। इन दोनों योजनाओं को कहीं पर भी अच्छे से लिख लीजिएगा बच्चे। पहली योजना जो होगी माउंटबेटन योजना, माउंटबेटन योजना। और इसके तहत बच्चे, माउंटबेटन योजना के तहत भारत 2 भागों में, एक बना सर इंडिया और एक बना पाकिस्तान। माउंटबेटन योजना 3 जून 1947, या चलो इसको बाद में बता देंगे, मत कंफ्यूज होइएगा, ठीक है। भारत के 2 भागों में, पाकिस्तान और इंडिया। फिर बच्चे एक डिक्की वर्ल्ड प्लान, इसके तहत बच्चे संविधान सभा का विभाजन, एक संविधान सभा भारत की बनेगी अब, और एक संविधान सभा पाकिस्तान की बनेगी। और पाकिस्तान में कुल 90 सदस्य, और यहाँ पर टोटल कितने हो जाएंगे, 299 सदस्य। यहाँ की संविधान सभा का अध्यक्ष जो होगा वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ही रहेगा, लेकिन पाकिस्तान की संविधान सभा का जो अध्यक्ष होगा वो मोहम्मद अली जिन्ना होगा, मोहम्मद अली जिन्ना। तो जब पाकिस्तान भारत का विभाजन हो गया बेटा, तब भारतीय संविधान या भारत की संविधान सभा में सदस्यों की संख्या कितनी बची, 299, और पाकिस्तान में कितने चले गए, 90। और यहीं पर बच्चे जब पाकिस्तान का विभाजन हुआ तो याद रखिएगा सर, पूर्वी पाकिस्तान 2 था बच्चे, एक पश्चिमी पाकिस्तान था, एक पूर्वी पाकिस्तान। तो पूर्वी बंगाल पूर्वी पाकिस्तान बना। तो बच्चे इनको क्या कहते हैं, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब को यहाँ की सदस्यता छोड़नी पड़ी और फिर उन्हें पूना ले जाया गया, क्लियर। एम आर जयकर बच्चे पूना से सदस्य था, उसी को बच्चे त्यागपत्र दिलाया गया और वहीं पर पुनर्निर्वाचन किया गया, किसका, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का। और एम आर जयकर ने आगे चलकर संविधान का विरोध किया था बच्चे, क्लियर। डिक्की वर्ल्ड प्लान किसके तहत आया था, तो भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम के तहत आया था बच्चे, क्लियर हो जाएगा। और माउंटबेटन योजना के तहत भारत 2 भागों में डिवाइड हुआ, इंडिया और पाकिस्तान बच्चे। और आपको पता ही है हम आजाद हो गए सर 15 अगस्त 1947 को। 15 अगस्त 1947 को हमें क्या मिली बच्चे, स्वतंत्रता मिल गई। जब बच्चे स्वतंत्रता मिल गई और संविधान सभा का क्या हो गया, विभाजन भी हो गया, तो अब हमें संविधान अपना बनाना था बच्चे, अपने संविधान का निर्माण करना था। और जब संविधान का निर्माण करना था सर, तो संविधान के मूल प्रारूपों पर विचार करने के लिए एक समिति का गठन किया गया। उसी समिति का नाम था प्रारूप समिति। लास्ट बस बच्चे आज के लिए इतना ही है, थोड़ा ये लिख लीजिए, प्रारूप समिति, ड्राफ्टिंग कमेटी, 29 अगस्त 1947
कुल कितने सदस्य थे? एक अध्यक्ष था डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और 6 अन्य सदस्य थे बेटा। इनके नाम खुद लिख लीजिएगा और नहीं होगा तो बता देंगे। ठीक है, कुल सदस्य पूछेंगे ड्राफ्टिंग कमेटी में तो 7, अन्य मेंबर्स 6, अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। और जब वो बच्चे प्रारूप समिति के डॉक्टर भीमराव अंबेडकर अगर पूछा जाए संविधान सभा में कहाँ के सदस्य बने थे बच्चे, कहाँ से मेंबरशिप ली थी, तो पूना से ली थी। पूना कौन सी प्रेसिडेंसी में है? मुंबई प्रेसिडेंसी में। ठीक है सर। तो आज बच्चे हम लोग इतना रखेंगे। और बेटा याद रखना कि अब जो क्लासेस होंगी, मान लीजिए आने वाली जो वीडियोस होंगी बेटा, अप्रॉक्स करीब 1 घंटे क्लासेस रहेंगी। ठीक है, और जब 1 घंटे क्लासेस रहती हैं सर तो एक टॉपिक फिनिश हो जाएगा, तो आपका जल्दी जल्दी कॉन्स्टिट्यूशन तैयार हो जाएगा। फिर बच्चे इस पर एक नया चैप्टर भी, कोई नया टॉपिक भी बहुत जल्दी स्टार्ट करूँगा। ठीक है, और यहाँ तक बच्चे जो है, अब यहाँ तक के क्वेश्चन बहुत जल्द मैं आपके समक्ष लाऊंगा बेटा, और आप इतनी चीज़ें तैयार किए रहो बच्चे। कल का जो लेक्चर होगा बेटा, वहाँ पर थोड़ा सा हम प्रारूप समिति की बात करेंगे, वाचन की बात कर लेंगे, संविधान लागू कब हुआ, अंगीकृत कब हुआ, ये हमारा खत्म हो जाएगा। और जो 20% संविधान के स्रोत हमने बाहर से अपनाए, एक टॉपिक छोटा सा ये भी हो जाएगा। और मान लीजिएगा बच्चे 1 घंटे से कम क्लास नहीं रहेगी। ठीक है, और रहिए चाय चैट पर रहिए सर, मज़े लीजिए। और उम्मीद है कि सारे बच्चे हमारे अच्छे होंगे। चाय कॉफ़ी मत पिया करो, लेकिन जल्दी से मुंह धुलकर उठकर बैठ जाया करो। ठीक है, चलो ठीक है बच्चे, तो आज के लिए इतना है। ठीक है, चलो सारे बच्चे टेक केयर, बाय बाय बाय। और कोई डाउट होगा बच्चे तो ज़रूर मैसेज इनबॉक्स में कर देना कि सर जी ये डाउट रह गया, इसे आप क्लियर कर दीजिए, तो हम पढ़कर उसे बच्चे क्लियर कर देंगे। चलो, थैंक यू बेटा।